दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है जुडिशियल इनडिसिप्लिन यानी कि न्यायिक अनुशासन। ये गैर अनुशासन कह सकते हैं या अनुशासनहीनता कह सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट हैज डिसरिगार्डेड लॉ लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट व्हाइल एडमिटिंग प्ली बाय पायलट कैंप। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसरिगार्ड किया है, अवहेलना किया है। किस चीज़ की अवहेलना की है? उस कानून को जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया है या पारित किया गया था। कैसे? तो वाइल एडमिटिंग प्ली बाय पायलट कैंप, यानी कि पायलट कैंप के द्वारा जो याचिका दी गई थी उसको स्वीकार करके राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना की है। ठीक है। The Rajasthan High Court's order directing that status quo be maintained in the disqualification proceedings against 19 legislators and holding a legal challenge to the Rajasthan Assembly Speaker's notice under the anti-defection law to be maintainable orders on judicial indiscipline। यहाँ हम आपको कुछ शब्द समझाते हैं। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना या बनाए रखना, टू कंटिन्यू टू हैव। ठीक है ना। डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए होता है, यानी कि किसी को अयोग्य साबित करने के लिए, उसको अयोग्य करार देने के लिए ये प्रोसीडिंग्स लाया जाता है। और जो एक और है एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है वो दल बदल विरोधी कानून होता है। और बॉर्डर्स ऑन का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट्स का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, डायरेक्टिंग दैट, ये निर्देश देते हुए कि स्टेटस को बी मेंटेन, यानी कि स्टेटस को क्या हुआ, यथा स्थिति या कह सकते हैं मौजूदा जो स्थिति है अभी, वो बरकरार रखा जाए इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 19 लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स क्या हुआ? कानून निर्माता, यानी कि जो वहाँ के विधायक हैं वो 19 विधायकों के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स लाया गया है, यानी कि जो स्पीकर के द्वारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लाया गया है, ठीक है, उसको उसमें जो है स्टेटस को मेंटेन किया जाए। यानी कि जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, यानी कि किसी को भी जो है आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल तक। तो स्टेटस को मेंटेन किया जाए इस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में, जो कि 19 लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट में लाया गया है। एंड होल्डिंग, और दूसरा क्या है देखिए, एक तो डायरेक्टिंग है, यानी कि ये ऑर्डर से आपका एक डायरेक्टिंग हो गया, और एक हो गया होल्डिंग। यानी कि इस ऑर्डर में जो है ये भी माना गया है कि होल्ड मतलब मानना, ठीक है ना, या इसको बरकरार रखना एक तरीके से, कि लीगल चैलेंज, ये जो लीगल चैलेंज है किसके खिलाफ? टू द राजस्थान असेंबली स्पीकर्स नोटिस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी मेंटेनेबल, यानी कि ये होल्डिंग अ लीगल चैलेंज टू बी मेंटेनेबल। ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़िए। एक तो आप ऊपर वाला समझ गए कि ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट स्टेटस को बी मेंटेन्ड इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 19 लेजिस्लेटर्स। अब दूसरे वाला समझिए। होल्डिंग, यह ऑर्डर में यह भी माना गया है कि एक लीगल चैलेंज, मतलब कि एक कानूनी चुनौती जो है किसके खिलाफ, यानी कि राजस्थान असेंबली स्पीकर्स की जो नोटिस जारी की गई है, यानी कि जो नोटिस आया है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ठीक है ना, उसके तहत जो उसमें जो है उस नोटिस के खिलाफ जो है लीगल चैलेंज दिया जा सकता है, यानी कि टू बी मेंटेनेबल, वो लीगल चैलेंज को मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि उसको स्वीकार की जा सकती है लीगल चैलेंज को। ये दोनों चीज जो है, यानी कि ये देखिए बॉर्डर्स जो है ना, ये इसके लिए आया है, ठीक है ना, ऑर्डर के लिए आया है। तो मेन जो है यहाँ पर आपको ये दोनों जो है आपका डायरेक्टिंग और होल्डिंग जो है, ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, जो कि ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है, उसको एडजेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है ना। एक तो ऑर्डर को ये बताया जा रहा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में जो स्टेटस को जो है वो मेंटेन किया जाए, मतलब कि उसको यथावत रखा जाए।
या और एक दूसरा है कि ये जो लीगल चैलेंज है स्पीकर के नोटिस के खिलाफ, ठीक है ना, वो मेंटेनेबल है, यानी कि उसे स्वीकार किया जा सकता है कोर्ट में। और यह दोनों चीज जो है जो कि इस ऑर्डर में आए हैं, ये दोनों चीज जो है जुडिशियल इनडिसिप्लिन के बराबर है, यानी कि न्यायिक अनुशासनहीनता के बराबर है, ठीक है ना। द ऑर्डर डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पिटिशन। ये जो ऑर्डर है वो कोई भी कारण नहीं देता है इस पिटिशन को स्वीकार करने के लिए। इस पिटिशन को जो उस मतलब कि हाईकोर्ट ने जो स्वीकार किया है उसके लिए कोई कारण नहीं देता है, कोई वजह नहीं बताता है, एंड और कोई कारण नहीं देता है ओवर रूलिंग ऑब्जेक्शंस टू इट्स एडमिजिबिलिटी, यानी कि इसकी स्वीकार्यता, इस मतलब कि ये जो पिटिशन दिया गया है उसको एडमिशन यानी कि उसको एडमिट क्यों किया गया है, तो उसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शंस कुछ लोगों ने मतलब कि जो एक तरीके से जो प्रतिरोध किए हैं, ठीक है, जो विरोध जताए हैं, उसको खारिज करने के लिए, उस विरोध को खारिज करने के लिए भी कोई रीज़न नहीं दिए। दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों की एडमिटिंग द पिटिशन, क्योंकि आप पिटिशन को जो है एडमिट कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है इस पिटिशन को जो है स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो ऑब्जेक्शन हो रहा है तो उसको आप खारिज भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर सेइंग, केवल यह कहकर, यानी कि सिवाय यह कहकर कि लीगल क्वेश्चंस हैव अराइजन, कि कुछ कानूनी प्रश्न जो हैं वो उठे हैं, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग वन, ये वन जो है क्वेश्चंस के लिए है, ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ सब क्लॉज इन द 10th शेड्यूल, यानी कि 10वीं अनुसूची जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, तो 10वीं अनुसूची में जो है जो सब क्लॉज है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी पर जो प्रश्न जो है यानी कि जो सवाल हैं उठे हैं, केवल यह कहा है उस ऑर्डर में, ठीक है। इट इज, यह ऐसा है मानो, एजिव का मतलब होता है मानो, एजिव एज दो, ठीक है ना। तो इट इज, यह ऐसा है मानो कि मेयर फैक्ट, केवल जो है तथ्य जो है, यह तथ्य क्या है, दैट, अब फैक्ट के साथ जो है दैट का यूज किया गया, देखिए यहाँ पर ये जब दैट का यूज, दैट क्लॉज का यूज करेंगे तो इसके बारे में, फैक्ट के बारे में बता रहा है। ये जो है दैट सम क्वेश्चंस हैव अराइजन, कि कुछ सवाल उठे हैं, और यह फैक्ट है, यह फैक्ट है, यह वास्तविकता है, यह तथ्य है कि केवल यह तथ्य कि कुछ सवाल उठे हैं, यह अपने आप में क्या पर्याप्त है, मानो कि यह पर्याप्त है कि आप अवहेलना कर दें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट समझिए, प्रेसिडेंट होता है, कोई उदाहरण दिया जाता है या कोई मिसाल पेश की जाती है। मान लीजिए कोई केस हुआ पहले इसी मतलब कि संदर्भ में या इससे जुड़ा हुआ कोई भी संदर्भ में, तो उसमें जो जो वो केस जो होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि इससे पहले वो हो चुका है। तो उसमें जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा रखी जाती है वो प्रेसिडेंट मतलब मिसाल के रूप में उसको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि आगे का जो कार्रवाई या आगे की जो कोई भी फैसला होता है उस पर हम उसको बेस करते हैं, उस पर आधारित करते हैं। तो क्या यह कुछ सवाल जो उठे हैं, ठीक है, वो काफ़ी है, मानो वो काफ़ी है मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को डिसरिगार्ड करने के लिए वो काफ़ी है क्या? तो वही चीज़ बोल रहा है, अवहेलना करने के लिए क्या वो काफ़ी है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट को? देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोहिबिशन, एक स्पष्ट, क्या कहेंगे, एक विशेष प्रोहिबिशन है, निषेध जिसको कह सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब मना करना, रोकना एक तरीके से। तो निषेध है एक मतलब कि विशेष निषेध है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो है संवैधानिक पीठ का जो एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के एक संवैधानिक पीठ का जो एक फैसला आया था, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है, एक विशेष एक तरीके के निषेध है। ये निषेध किस चीज़ पर है, मनाही किस चीज़ पर है, ठीक है, तो मनाही है ऑन कोर्ट्स इंटरवीनिंग इन डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स एट ए स्टेज प्रायर टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिविंग अ रूलिंग, यानी कि कोर्ट जो है वो
दखल न दे डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स में तब तक जब तक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इसमें फैसला नहीं सुना देती है। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होता है? देखिए, प्रिजाइड से जो है, प्रिजाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, यानी कि प्रिसाइड से ही प्रेसिडेंट भी बनता है। अब प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि जो किसी चीज की अध्यक्षता करता है, तो दैट इज अध्यक्ष, जो असेंबली के जो अध्यक्ष हैं, वो जब तक रूलिंग नहीं दे देता, यानी कि फैसला नहीं देता है, उसके पहले चरण में, यानी कि स्टेज में कोर्ट को मना है, कोर्ट में निषेध है। यानी कि इस बेंच पे जो फैसला आया था ना, उसमें एक स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है कि कोर्ट जो है इंटरवीन जो करता है उसके लिए वो मना है या निषेध है। किस चीज में? डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स में, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन को की जो मामला है, ठीक है, उस पर जो है कोर्ट अगर इंटरवीन करती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के फैसले के पहले, तो उस चीज को निषेध किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर। ये जरा सा टेक्निकल मामला है, जरा धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, ठीक है। ऑफ द 13 क्वेश्चंस द डिवीजन बेंच हैज फ्रेम्ड, कहा जा रहा है 13 क्वेश्चंस में से, 13 प्रश्नों में से ऑफ, ठीक है ना, जो कि डिवीजन बेंच ने तैयार किया है, हाईकोर्ट का जो डिवीजन बेंच है उसने तैयार किया है 13 क्वेश्चन, उनमें से ठीक है ना, परपोर्टिंग मतलब कथित रूप से कह सकते हैं, या माना जाता है कि यह उठा था किस चीज से आया था? फ्रॉम द स्पीकर्स सीपी जोशीज नोटिस टू 19 कांग्रेस मेंबर्स इन द सचिन पायलट कैंप, ठीक है ना। ये जो सचिन पायलट कैंप, यानी सचिन पायलट का जो गुट है, उसमें जो 19 मेंबर्स जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, उसको जो सीपी जोशी के द्वारा जो जारी की गई नोटिस जो थे, ठीक है ना, ठीक है, उससे यह माना जाता है कि यह सामने आया था, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि ऑफ द 13 क्वेश्चंस द डिवीजन बेंच हैज फ्रेम्ड, ठीक है ना, जो कि डिवीजन बेंच ने ये तैयार किया है, ठीक है। परपोर्टिंग, जो कि माना जाता है कि यह जो है वो कहाँ से आया है? स्पीकर जोशी के नोटिस से, जो कि जारी किए गए थे 19 कांग्रेस मेंबर्स को, जो कि सचिन पायलट कैंप में है, ठीक है ना। तो उनमें से वो 13 क्वेश्चन में से लास्ट जो है, द लास्ट क्वेश्चन जो है, वन मतलब क्वेश्चन इटसेल्फ शोज, ये अपने आप में दिखाता है कि इट कैन नॉट इंटरटेन, इट मतलब ये हाईकोर्ट जो है पिटिशन को इंटरटेन नहीं कर सकती है, उसको स्वीकार नहीं कर सकती है। इंटरटेन का मतलब यहाँ पर किसी को मनोरंजन करना नहीं है, यहाँ पर जो है स्वीकार करना, उसको इंटरटेन करना, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन किहोतो होलोहान, जो कि 1992 में ये केस आया था, इज अ बार ऑन द हाई कोर्ट एग्जामिनिंग द इश्यूज। कहा जा रहा है, देखिए ये बार जो है मतलब रोक होना, ठीक है ना, मना ही होना। तो ये जो प्रश्न ये है, सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये किहोतो होलोहान 1992 केस में, ये क्या एक रोक है, यह क्या एक प्रतिबंध है हाई कोर्ट पर जो एग्जामिन करते हैं इस मामले को? यानी कि इस तरह के मामले को एग्जामिन करने से हाई कोर्ट को रोकना है, ये मतलब कि यह फैसला। तो वही चीज है, प्रश्न यह है, it is illogical that the bench holds that the petition is maintainable even while proposing to examine whether a constitution bench judgment binds it or not। यह बड़ा अतार्किक पूर्ण है, मतलब ये तर्क से परे है कि मतलब कि दैट द बेंच, ये बेंच जो है, हाईकोर्ट का जो बेंच है, यह मानती है कि पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल है, यानी कि जो ये जो पिटिशन दिया गया है सचिन पायलट के कैंप के द्वारा, वो जो है मेंटेनेबल है, मतलब उसको स्वीकार करने योग्य है, उसको स्वीकार किया जा सकता है, ये मानती है। तो यह जो है ये अपने आप में इलॉजिकल है, जबकि खुद जो है यह प्रपोज कर रही है, मतलब कि बेंच जो है यह भी बता रही है कि यह जो है एग्जामिन करेगा, मतलब कि जांचेगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट जो है वो इसको बाध्य करता है या नहीं करता है। यानी कि ये जो संवैधानिक पीठ का जो ये जो जजमेंट है, क्या इसे ये बाध्य करता है या नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ पिटिशन हैज बीन डिक्लेयर्ड मेंटेनेबल, दूसरे शब्दों में कहें तो यह पिटिशन को जो है
स्वीकार करने लायक बताया गया है, नहीं कि ये स्वीकार्य है ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर कि ये जो कोर्ट जो है प्रपोजेस टू एग्जामिन इट्स मेंटेबिलिटी, यानी कि कोर्ट जो है, यानी कि ये जो हाई कोर्ट है वो जांच इसकी मेंटेबिलिटी, यानी कि इस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी, यानी कि ये स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, उसको जांच करने के लिए तैयार है। इस ग्राउंड पर जो ये पिटीशन है उसको डिक्लेयर किया गया, ये मेंटेनेबल है, ये स्वीकार करने लायक है। एंड द 1992 जजमेंट, ठीक है, 1992 का जो जजमेंट है, जो फैसला है, while upholding the validity of the 10th schedule to the constitution, the anti-defection law also declared that para 2, a part of which is now under challenge and is the ostensible reason for the high court to entertain the petition, does not violate the freedom of speech, vote or conscience of elected members। कहा जा रहा है, इतना बड़ा लाइन है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा लाइन है, इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। और जो है 1992 का जो जजमेंट है, वाइल अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग का मतलब होता है मेंटेन करना, एक तरीके से उसको बरकरार रखना, वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान में जो 10th शेड्यूल है, जो आप कह सकते हैं 10वीं अनुसूची की जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, उसको बरकरार रखते हुए और किसको, द एंटी डिफेक्शन लॉ को बरकरार रखते हुए, ठीक है ना, ये जो वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द एंटी डिफेक्शन लॉ, उसी में है ये। इसने जो है 1992 का जो जजमेंट है ऑल्सो डिक्लेयर्ड, ये जो है ये भी डिक्लेयर किया, ये भी मतलब कि घोषणा किया था या स्पष्ट किया था कि पैरा 2, ये जो पैरा 2 जो है, जो कि अ पार्ट ऑफ विच इज नाउ अंडर चैलेंज, ये देखिए हाइफन है और ये हाइफन यहाँ बंद हो रहा है, तो ये पैरा 2 के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो मेन वर्ब है यहाँ है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए पहले कि ये जो कह रहा है कि वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो डिक्लेयर, ये जो है जजमेंट जो है यह भी डिक्लेयर किया था कि पैरा 2 जो है डज नॉट वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोट और कॉन्शियंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। ये जो पैरा 2 है वो उल्लंघन नहीं करता है वाक की स्वतंत्रता का, वोट की स्वतंत्रता का, या फिर कॉन्शियंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जो चुने हुए मेंबर्स सदस्य हैं उसके कॉन्शियंस, उसके अंतकरण की उसको मतलब कि फ्रीडम को उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन पैरा 2 में, पैरा 2 का एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, अ पार्ट ऑफ विच, यानी कि इस पैरा 2 का जो एक हिस्सा है जो कि अभी चुनौती के तहत है, यानी कि उसको चुनौती दी गई है, एंड इज द ऑस्टेंसिबल रीजन, और ये जो है एक ऑस्टेंसिबल रीजन है, यानी कि प्रकट दिखाई दे रहा है, यानी कि हो सकता है ये सही नहीं हो, ऑस्टेंसिबल मतलब दिख रहा है ऐसा, लेकिन हो सकता है ये सही नहीं हो, एंड इज द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द हाई कोर्ट, और ये जो है एक प्रकट जो कारण है हाई कोर्ट के लिए पिटीशन को स्वीकार करने का, यानी कि हाई कोर्ट जो है पिटीशन को जो स्वीकार कर रही है उसके लिए यह एक ऑस्टेंसिबल रीजन है हाई कोर्ट के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, येट फिर भी द हाई कोर्ट इज नाउ वेंचरिंग टू फाइंड आउट वेदर पैरा 2(1)(a which deals with disqualifying lawmakers who voluntarily give up membership of their party has been examined by the apex court from the point of view of intra-party democracy। तो कहा रहा है फिर भी ये जो हाई कोर्ट है वो क्या कर रही है, इज नाउ वेंचरिंग, वो जो है एक तरीके से जोखिम उठा रही है, या कह सकते हैं आप उद्यम कर रही है, आप कह सकते हैं मतलब कि आगे बढ़ रही है इसको लेकर, ये खोजने के लिए, ठीक है ना, कि ये पता लगाने के लिए वो आगे बढ़ रही है कि वेदर पैरा 2(1), कि क्या ये जो पैरा 2(1) है, 2(1)(a) है, जिसका संबंध है विच डील्स विथ डिस्क्वालीफाइंग लॉ मेकर्स, जिसका संबंध किस चीज़ से है, लॉ मेकर्स को, यानी कि यहाँ पर विधायक को, या फिर आप सांसद भी कह सकते हैं अगर वो सेंटर में बात हो रही हो तो, लेकिन यहाँ पर जो लॉ मेकर्स क्या है वो विधायक होता है स्टेट में,
तो ये जो लॉ मेकर्स को अयोग्य करने के से संबंधित जो है यह है पैरा 2(1)(a), ठीक है ना। तो ये बात हो रही है कि हाई कोर्ट जो है वो आगे बढ़ रही है खोजने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या पैरा 2(1) जो है 1(a) जो है जिसका संबंध है लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई करने से, वो लॉ मेकर्स जो वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से छोड़ देते हैं सदस्यता को अपनी पार्टी का, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या वो जो वेदर पैरा 2(1)(a) जो है, अब देखिए, अब फिर इसको यहाँ से जोड़ दिया गया। अब ये जो है विच डील्स विथ डिस्क्वालीफाइंग लॉ मेकर्स हु वॉलंटरीली गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, ये जो है इसके बारे में ये एडजेक्टिवल क्लॉज है। ये पैरा 1(2) के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब बता रहा है वो कि पैरा 2(1)(1)(a) जो है वो क्या है, ये जो है लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई करने से संबंधित है। वो लॉ मेकर्स जो अपनी पार्टी के मेंबरशिप को त्याग देते हैं स्वेच्छा से, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है, यहाँ पर जो मेन प्रश्न ये है कि वेदर वेदर जब भी आप या होता है तो इसका मतलब क्या होता है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या पैरा 2(1) जो है उसे एग्जामिन किया गया है, यानी कि बाय द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या एग्जामिन किया गया है, किस चीज से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, यानी कि इंट्रा पार्टी मतलब पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है उस दृष्टिकोण से कि क्या इसको जो है एग्जामिन किया गया है पैरा 2(1)(a) को, ठीक है। इफ एट ऑल द प्रोविजंस वैलिडिटी इज टू बी टेस्टेड, अगर मिला जुला कर ये जो या कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जो प्रोविजंस की जो वैलिडिटी है, ये पैरा 2(1) के जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, उसकी जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, इज टू बी टेस्टेड, अगर उसका परीक्षण किया जाए, इट कैन ओनली बी डन इन अ केस, ये केवल तभी किया जा सकता है उस मामले में जो इससे जुड़ा हुआ हो या इससे सामने आ रहा हो, अराइजिंग आउट ऑफ इट, ठीक है ना। तो इफ एट ऑल द प्रोविजंस वैलिडिटी, यदि मतलब कि कुल मिलाकर अगर कहें तो अगर प्रोविजंस की जो वैलिडिटी है उसको अगर टेस्ट करना है, यानी कि उसको अगर परीक्षण करना है, ठीक है, तो ये तभी किया जा सकता है, मतलब ये कैन ओनली बी डन इन अ केस, केवल उसी मामले में किया जा, मतलब वो उस केस में किया जा सकता है जब मतलब ये उस चीज से सामने आता हो, यानी कि उससे जुड़ा हुआ हो। इट कैन ओनली बी डन इन अ केस राइजिंग आउट ऑफ इट, यानी कि इसी से वो सामने आ रहा हो, तभी उस मामले में आप इसको मतलब कि टेस्ट कर सकते हैं। व्हेन नो डिसीजन हैज़ बीन रेंडर्ड बाय द स्पीकर, कहा रहा है एडिटोरियल कि जब कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं दिया गया है स्पीकर के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, तब ये समझ से परे है कि कैसे कोर्ट जो है इस आर्ग्यूमेंट को स्वीकार कर लिया ऑन द इशुएंस ऑफ द नोटिस, नोटिस को जारी करने को लेकर जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको कैसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, और एंड ऑन वेदर डिसीडेंट्स, ठीक है ना, इंटरटेन आर्ग्यूमेंट्स, एक तो ऑन से जुड़ गया यहाँ पर देखिए, आर्ग्यूमेंट्स ऑन एंड फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑन, ठीक है ना। तो कैसे जो है उस तर्क को स्वीकार कर लिया जो कि नोटिस को जारी करने पर दिया गया था, और उस पर वेदर डिसीडेंट्स, डिसीडेंट्स का मतलब असंतुष्ट या विरोधी कह सकते हैं, कि ऑन वेदर डिसीडेंट्स कैन बी डिस्क्वालीफाइड, कि क्या उन विरोधियों को या उन असंतुष्टों को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है फॉर क्वेश्चनिंग द पार्टी लाइन, यानी कि पार्टी लाइन पर सवाल उठाने के लिए क्या उनको मतलब कि डिसिडेंट्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने कैसे इंटरटेन कर लिया, ये समझ से परे है, तब जबकि स्पीकर के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया ही नहीं गया है अभी तक। पैरा 2(1)(a हैज बीन यूज्ड बाय स्पीकर्स फॉर ईयर्स, अब तो जाने गए हैं कि डिस्क्वालीफाई लॉ मेकर्स के लिए होता है, यानी कि लॉ मेकर्स यानी कि विधायकों या सांसदों को जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए पैरा 2(1)(a) का जो यूज़ किया जाता है। तो पैरा 2(1) का जो है वो यूज़ किया गया है स्पीकर्स के द्वारा सालों से, एंड मेनी सच डिस्क्वालिफिकेशन, और इस टाइप के कई सारे डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स जो हैं
मतलब इस टाइप के कई सारे डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स जो है स्पीकर्स के द्वारा, ठीक है ना, हैव बीन अफेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसको जो है बरकरार भी रखा गया है। मतलब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको समर्थन भी दिया है, एक तरीके से इसको बरकरार रखा है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एज रिसेंटली एज नवंबर 2019 इन कर्नाटका केस, जिसमें हाल ही में जो है नवंबर 2019 में कर्नाटका मामला भी शामिल है। Admitting a matter without explaining how the law laid down by the Supreme Court does not bind a High Court raises grave questions of judicial propriety। यानी कि इस बात को स्वीकार करना, इस मैटर को स्वीकार करना कि बिना एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है ना, एडमिटिंग अ मैटर यानी कि ये जो याचिका को स्वीकार कर लेना, ठीक है ना, बिना एक्सप्लेन किए, बिना मतलब कि आप उसका वजह बताए कि हाउ द लॉ, कि कैसे जो कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखे गए हैं, ठीक है, डज नॉट बाइंड अ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को उस पर कैसे नहीं लागू होता है, उसको कैसे नहीं बाध्य करता है। यह जो है ये लॉ मतलब कि ये अपने आप में ग्रेव क्वेश्चंस, बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। किस चीज़ के बारे में? जुडिशियल प्रॉपराइटी के बारे में। प्रॉपराइटी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं प्रॉपर कंडक्ट, यानी कि उचित व्यवहार, यानी कि आप जुडिशियल का जो एक प्रॉपराइटी है, एक उचित जो तरीके से जो चलना चाहिए, उसके ऊपर जो है एक ग्रेव क्वेश्चंस, एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है ये चीज़। However, even as the political crisis plays out on the lawns of the Raj Bhavan, the top court itself appears to be raising the question whether dissent within a party can attract disqualification proceedings। हालांकि even as, भले ही जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, ठीक है ना, जो राजनीतिक संकट जो है वो चल रही है, कहाँ पर? राजभवन में। मतलब कि वो जो राजभवन के लॉन्स में, लॉन्स मतलब कि एक तरीके से राजभवन के चौहद्दी में जो है ये एक तरीके से चले जा रहे हैं, या वो प्लेज आउट मतलब हैपन भी होता है। तो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वहाँ पर हो रहा है राजभवन के लॉन्स में, तो भले ही हो रहा है, ठीक है ना, द टॉप कोर्ट, ये जो टॉप कोर्ट यानी शीर्ष अदालत जो है, वो इटसेल्फ अपीयर्स टू बी रेजिंग द क्वेश्चंस, ऐसा प्रतीत होता है कि वो टॉप कोर्ट जो है इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि वेदर डिसेंट, डिसेंट मतलब जो विरोध है, विद इन अ पार्टी, एक पार्टी के अंदर जो विरोध है, वो क्या उसमें डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उसमें लागू हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। डिसेंट यानी कि एक पार्टी के अंदर अगर डिसेंट हो, डिसेंट मतलब जो विरोध हो, तो उसमें क्या डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को हम लागू कर सकते हैं क्या? ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टॉप कोर्ट जो है खुद इस चीज को, मतलब इस क्वेश्चन को उठा रहा है। वट एवर द सर्कमस्टांसेस, जो कुछ भी इसकी परिस्थिति मतलब कि सर्कमस्टांसेस हो, परिस्थितियां हो, द एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है शुड नॉट कंडन, कंडन मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इम्प्रॉपर एंड प्रीमैच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन, यानी कि इम्प्रॉपर अनुचित और प्रीमैच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब कि अभी तक स्पीकर ने अपना फैसला भी नहीं सुनाया, उसके पहले ही जो है जुडिशियल इंटरवेंशन हो गया, यानी कि जुडिशियल की दखलअंदाजी हो गई। तो वो जो प्रीमैच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन है और जो इम्प्रॉपर जुडिशियल इंटरवेंशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट को जो है कभी भी मतलब उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का यह एडिटोरियल आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक दें कमेंट बॉक्स पर। साथ ही अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।